हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए क्यूज डेली क्यूज। तो 4/11/2023 के बाद देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत की परिचालन अनुसंधान स्टेशन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री। तो ध्यान देना है कि ये भी था बट अभी जो है परिचालन में नहीं है, ठीक है ना। तो 3 स्थापित किया गया भारत के द्वारा बट 2 ही अभी चालू है, मैत्री और भारती। तो परिचालन अनुसंधान स्टेशन है, ठीक है ना। तो केवल 2 ही आंसर होगा, ठीक है। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका से संबंधित कार्रवाई। भारत वर्ष 1983 में अंटार्कटिका संधि में शामिल हुआ। 12 सितंबर 1983 को इसे परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र यानी तत्कालीन राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जो ध्रुवीय तथा दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में देश के अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 अंटार्कटिका में यात्राओं और गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें खनिज संरक्षण, देसी पौधे का संरक्षण एवं गैर देशीय पक्षियों के परिचय पर प्रतिबंध शामिल है। वर्तमान में भारत के अंटार्कटिका में 2 परिचालन अनुसंधान स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री पहला स्टेशन था जो वर्ष 1985 से पहले बनाया गया था, लेकिन अब चालू नहीं है। अतः कथन विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औस, अमन और बोरो पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की 3 किस्में हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों प्रमुख और उच्च उपज वाले चावल उत्पादक राज्य हैं। तो पहला दूसरा सही है। आगे देखते हैं तीसरा के। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक था, जो कुल चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा था। यानी भारत सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात इस बार किया। भारत से बासमती चावल के शीर्ष आयातकों में, यानी बासमती चावल भारत से कौन कौन मंगवाता है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। तो चारों यहाँ पे सही है, सभी होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। चावल भारत के अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तथा उच्च आर्द्रता जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है। अतः कथन एक सही है। फिर भारत में कुल फसल क्षेत्रों को लगभग 1/4 चावल की खेती के अंतर्गत आता है। फिर है तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल, ठीक है। कथन 2 सही है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। अधिक उपज देने वाले राज्य जो है पंजाब, तमिलनाडु, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तेलंगाना इधर फिर है पश्चिम बंगाल और केरल है। कथन 2 सही है। अच्छा, फिर से वही रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान कुल वैश्विक चावल निर्यात 56 मिलियन टन है, में भारत का योगदान लगभग 40% था। अतः कथन 3 सही है। भारत के चावल निर्यात का मौटे तौर पर बासमती और गैर बासमती चावल में वर्गीकृत किया गया है। बासमती चावल जो है सत्र 2022-23 में भारत ने 45.6 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया। भारत से बासमती चावल के शीर्ष आयातकों में ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। कथन 4 सही है। आगे देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र ने अपने खाद्य सुरक्षा स्कोर में सबसे भारी गिरावट का अनुभव किया है। तो पहला कथन सही है। गुजरात और केरल को खाद्य परीक्षण अवसंरचना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में स्थान दिया गया है। दूसरा भी सही है। SFSI वर्ष 2022-23 में शुरू की गई SFS रैंक में सुधार श्रेणी में कोई महत्वपूर्ण सुधार दिखाने वाला कर्नाटक एकमात्र राज्य है। तो कर्नाटक नहीं,
होगा आंसर पंजाब। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत है, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है। कर वर्ष 2022-23 सूचकांक ने एक नया पैरामीटर SFSI रैंक में सुधार पेश किया है, जो विगत वर्षों से तुलना कर राज्य की प्रगति का आकलन करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने वर्ष 2019 की तुलना में अपने 2022-23 के SFSI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया है। करें नीचे दी गई छवि तो फिलहाल नहीं हमने अपलोड किया, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार जो है नीचे दी गई छवि से देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। ठीक है, वर्ष 2019 में 74 वर्ष से 2023 में 45, इसको छोड़ रही कथन एक सही है। आइए, खाद्य परिरक्षण अवसंरचना में गिरावट। करें खाद्य परिरक्षण अवसंरचना पैरामीटर खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापता है। कर इस पैरामीटर में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। सबसे बड़े राज्यों का औसत स्कोर वर्ष 2019 में से 2019 में 20 में से 13 से गिरकर वर्ष 2022-23 में 17 में से 7 रह गया। 26 से गिरकर 13 रह गया और 17 से 7 रह गया। कर वर्ष 2022-23 में इस पैरामीटर में गुजरात और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। कथन 2 सही है। तो SFSI रैंक में सुधार क्या है? करा नए पैरामीटर SFSI की रैंक में केवल पंजाब में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ, अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कार्य करती है। यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कार्य करती है। दूसरा, यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। तीसरा, इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे सभी 3 सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। कथन एक सही है। कर इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति के सुझाव पर की गई थी। आगे कि CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत कार्य करती है। यह न तो एक संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय था। कथन दूसरा तीसरा सही है। करैया रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों को उल्लंघन, बहुराज्य संगठित अपराध और बहु एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जांच करती है। आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया था। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है उनके बारे में सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म कब हुआ? इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड गुजरात में हुआ। यह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमेशा भारत के नागरिकों से एक अग्रणी भारत यानी श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। यह विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में प्रतिबिंबित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करती है। उन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया, जैसे मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति। यह कथन एक सही है। अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति यानी प्रांतीय संविधान समिति के बारे में देखते हैं, आगे होगा। ठीक है,
तो अल्पसंख्यक क्या है, उनका जो काम है, मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति, यथा कथन एक सही है। अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर समिति और प्रांतीय संविधान समिति, ये तीनों का संविधान सभा में वो नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर सुधार कार्य, उन्होंने शराबखोरी, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्य किया और गुजरात तथा अन्य राज्यों में महिलाओं को उद्धार के लिए बड़े पैमाने पर भी मोर्चा संभाला। करा उनके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 और वारदोली सत्याग्रह 1988 में किसानों के हितों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया था। वारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी, जिसका अर्थ है प्रमुख अथवा नेता। करा सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। कथन दो भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निरोध करना। करा दूसरा, निवारक हिरासत केवल संदेह के आधार पर एक एहतियाती उपाय है। तीसरा है, किसी व्यक्ति की हिरासत 1 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट ना करे। तो ध्यान देना है, निवारक निरोध के संबंध में पहला कथन और दूसरा कथन तो सही है, बट तीसरा है किसी व्यक्ति को हिरासत में 1 महीने नहीं 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट ना करे। तो केवल 2 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निरोध करना है। अतः कथन एक सही है। करा निवारक निरोध का उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा गया है कि वह कोई आपराधिक कृत्य करेगा या समाज को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो निवारक हिरासत केवल संदेह के आधार पर एक एहतियाती उपाय है। अतः कथन 2 सही है। आगे देखते हैं। करे इसके अंतर्गत पुलिस के पास किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है जिस पर उसे आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने का संदेह है। कुछ मामलों में वारंट या मजिस्ट्रेट की प्राधिकरण के बिना गिरफ्तारी करने का भी अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति की नज़रबंदी 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता है। अतः कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। करलेखा महानियंत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीजीए भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट। कर इसका कार्यालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में है, ये भी ठीक है। करैया राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रभारी है। तो ये भी सही है, सभी 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। गृह लेखा महानियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है। अतः कथन 1 सही है। कर सीजीए कार्यालय को तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। लेखा महानियंत्रक का कार्यालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में। अतः कथन 2 सही है। कर यह केंद्र सरकार के खाते तैयार करता है और उनका प्रस्तुतिकरण करता है। यह राज्य कोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा का प्रभारी है। अतः कथन 3 सही है। कर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसीडी दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकी डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। कर यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक स्थायी पर्यवेक्षक है और इसे थिंक टैंक या निगरानी समूह के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, ओईसीडी उन देशों की ब्लैकलिस्ट में रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन माना जाता है। कितने कथन सही है, तो यहाँ भी हमको लग रहा है तीनों कथन सही होना चाहिए। ईसीडी दुनिया भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकी डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक अस्थायी पर्यवेक्षक है और इसे थिंक टैंक या निगरानी समूह के रूप में जाना जाता है। ओईसीडी उन देशों को ब्लैकलिस्ट में रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन से तीनों सही होगा, तीनों सही होना चाहिए। देखते हैं करा। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विश्व भर में आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर आर्थिक रिपोर्ट, सांख्यिकी डेटाबेस, विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 1 सही है। कर समूह आर्थिक विकास पर सामाजिक मुद्दों के प्रभाव का विश्लेषण करता है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें करता है। ये सिफारिशें आर्थिक विकास से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं पर भी विचार करती है। चलिए आगे देखते हैं।
OECD संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक स्थायी पर्यवेक्षक है और इसे थिंक टैंक या निगरानी समूह के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। इसने लाभदायक निगमों और G20 देश में कर चोरी को खत्म करने के लिए भी प्रयास किए हैं। यह G20 देशों को कर सुधार को बढ़ावा देने हेतु भी प्रोत्साहित करता है। OECD उन देशों की ब्लैक लिस्ट भी रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन माना जाता है। अतः कथन 3 भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब इसका कथन देखते हैं। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। फिर है CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तीसरा है CBDT का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें 6 सदस्य भी शामिल होते हैं जिनमें सभी भारत सरकार के विशेष पदेन सचिव होते हैं। तो ध्यान देना है कितने कथन सही नहीं, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही है। इसके कार्यों में नीतियाँ बनाना, प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रह करने से संबंधित मामलों से निपटना तथा पूरे आयकर विभाग के कामकाज की निगरानी करना शामिल है। तीसरा है कि CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। अतः कथन 2 भी सही है। आगे देखते हैं। CBDT सरकार की नीतियों के अनुरूप प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में विधायी परिवर्तन और दरों एवं कराधान की संरचना में बदलाव का भी प्रस्ताव करता है। CBDT का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें 6 सदस्य भी शामिल होते हैं जिनमें सभी भारत सरकार के विशेष पदेन सचिव होते हैं। अतः कथन 3 भी सही है। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक देश द्वारा दूसरे देश को दिए जाने वाला दर्जा या स्तर है। MFN एक भेदभावपूर्ण व्यापार नीति है क्योंकि यह सभी WTO सदस्य देशों के बीच समान व्यापार सुनिश्चित नहीं करता है। तीसरा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विकासशील देशों के निर्यात को वरीयता देने की मांग की है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं। तो फिर से देखते हैं। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक देश द्वारा दूसरे देश को दिए जाने वाला दर्जा या स्तर है। तो पहला तो सही लग रहा है। FN एक भेदभावपूर्ण व्यापार नीति है। तो भेदभावपूर्ण व्यापार नीति कहीं बनाया नहीं जा सकता विश्व स्तर पे, ठीक है ना। एक ये लॉजिक हो सकता है। तो ये आंसर दूसरा तो गलती हो सकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विकासशील देशों के लिए निर्यात को वरीयता देने की मांग की है। तो तीसरा हो सकता है कि सही हो, ठीक है। विकासशील देशों को वरीयता दिया जाना चाहिए, तो वो तीसरा हो सकता है सही, नहीं तो नहीं भी। तो कितने सही नहीं है, तो केवल एक ही तो लग रहा है कि सही नहीं है। देखते हैं कितने सही नहीं है। एक ही नहीं सही है, केवल एक। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में एक देश द्वारा दूसरे देश को दिया जाने वाला दर्जा या स्तर है। कथन 1 सही है। इन देशों को बेहतर व्यापार के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच मिलती है। MFN एक गैर भेदभावपूर्ण व्यापार नीति है क्योंकि यह विशेष व्यापारिक विशेषाधिकारों के बजाय सभी WTO सदस्य देशों के बीच समान व्यापार सुनिश्चित करता है, ठीक है। अतः कथन 2 सही नहीं था। तीसरा है कि व्यापारिक बाधाओं में कमी के कारण उन्हें अपनी निर्यात पर कम शुल्क देना होता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विकासशील देशों की निर्यात को वरीयता देने की मांग की है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया।